साहब जो सुनिए ना आपकी बात, जो हालात थे और जो हम लोगों का शुरू से स्टैंड रहा है और जो अलायंस था उसका जो बुनियादी सिद्धांत था उससे जब साफ साफ भटकाव दिख रहा है तो वैसी परिस्थिति में जनता दल ने राजनीतिक निर्णय लिया है और उसकी जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव जी ने आपको दी। बिहार में एक मिलीजुली सरकार चल रही थी, सरकार ठीक ढंग से चल रही थी और हालात ये पहुंच गए कि अपनी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करना, एक पिछड़े राज्य के विकास के सफलता की कहानी को बतलाना, अपनी पार्टी के मीटिंग में जो हमने किया 14 अप्रैल को जनता दल के राष्ट्रीय परिषद में, उसको भी माना गया कि वो किसी के खिलाफ है। यानी हालात ये हो गए कि हम अपनी उपलब्धियों का, जिसे हम मानते रहे कि साझा उपलब्धि थी, इन उपलब्धियों से लोगों को परेशानी होने लगी। हालात यहां तक बिगड़ चुके, इसलिए उस स्टेटमेंट में इन बातों की हालात की चर्चा की गई है। हम तो चाहते थे बिहार में अगर चल रहा तो चले, लेकिन हम अपने बुनियादी सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते हैं। जब तक बिहार का जो ये गठबंधन था इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं था, तब तक ये ठीक ढंग से चला। जब बाहरी हस्तक्षेप करने की कोशिश हुई, इसमें कठिनाई उत्पन्न हुई। आज से 3 साल पहले भी एक बार 2010 में 12 जून को एक कठिनाई उत्पन्न हुई थी पटना में, लेकिन वो किसी तरह से रिजॉल्व हुआ। अब जो दौर चला है वो हमारे सहयोगी दल में नया दौर है। हम उस दौर से अब सहमत नहीं और न उन तौर तरीकों के हम अभ्यस्त हैं। जब 1995 में आदरणीय अटल जी ने और आदरणीय अडवाणी जी ने हम लोगों से चर्चा की थी और 96 में पहली बार समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सीटों का तालमेल हुआ था लोकसभा के चुनाव में, तब से ही कहानी शुरू हुई। अब तो जो नया दौर चला है और अब बिहार में भी हस्तक्षेप इतना बढ़ गया और बिहार के लोग ऐसी परिस्थिति में आ गए कि निजी बातचीत में अपनी व्यवस्था का बयान करते हैं और सार्वजनिक रूप से जो उनका एक पार्टी का स्टैंड हो गया है जो स्पष्ट तौर पर चारों तरफ दिख रहा है। तो उस स्थिति से सहमत होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हम लोगों ने कोशिश की। कल हमने अपने सहयोगी पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया। कटिहार से मैं सेवा यात्रा से लौटने के बाद मुझको लगा कि भाई बात करनी चाहिए, इतने दिनों से हम साथ काम कर रहे हैं, अगर साथ चलना अब संभव नहीं है तो भी हम बातचीत कर लें कि कैसे अलग। वो जो कहते हैं हम वही रास्ता मान लेते, नहीं आए हाँ कर फिर नहीं आए। अंत में हमारे सहयोगी मंत्री श्री विजय चौधरी जी को माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी ने फोन करके कहा कि अब हम आ नहीं सकते। जो उनको उन्होंने फोन पर कहा उन बातों को कहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं है। फिर हमारे जो 2-4 साथी उस बैठक में शामिल होने वाले थे वो बैठे, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई बुलाने पर तो नहीं आए और अखबारों में खबर छप रही है कि अब काम नहीं कर रहे हैं तो ये लौट आ रहे हैं। ये स्थिति काम नहीं करना मंत्री रहते हुए ये ठीक स्थिति नहीं होती। तो हमने सोचा कि भाई क्या स्थिति है, कैबिनेट की बैठक है और जो रूटीन एजेंडा था उस पर बैठक बुलाई। कल उसकी सूचना भेजी गई। आज कैबिनेट की बैठक थी 11:30 बजे, उसमें भी वो लोग नहीं और समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि वे काम नहीं कर रहे हैं और ये सारी बातें। तो भाई ये जो अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें जो सरकारें बनती है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है,
इसमें या तो कोई मंत्री रहता है या नहीं रहता, बीच की स्थिति नहीं होती। त्याग पत्र देकर कोई काम न करे तो ये बात समझ में नहीं आती, समझ में आती। लेकिन बगैर दिए काम नहीं करना एक विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हुई। और आज जब कैबिनेट की बैठक में नहीं आए तो हम लोगों ने फैसला लिया कि ऐसी परिस्थिति में हम विश्वास मत हासिल करेंगे और 19 जून को बुधवार को विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की सिफारिश हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल से की और उनसे हम मिले भी हैं, उनसे हमने चर्चा भी की है और 19 जून को हम विश्वास मत हासिल करेंगे। और ये स्थिति अनिश्चय की स्थिति नहीं रहनी चाहिए और मंत्री काम करने के लिए मंत्री काम न करे ऐसी स्थिति मंजूर नहीं है। इसलिए हमने कुछ मंत्रियों को मंत्रिपरिषद से हटाए जाने के लिए सिफारिश की और 11 मंत्री, उसका नाम आप जानिए, हमारे लिए तो मंत्री हैं, जब तक हमने सिफारिश कर दी है तब तक तो हमारे लिए मंत्री क्या है, तो हमने वो सिफारिश भी कर दी है। और इसके बाद पार्टी की मीटिंग में जो तय हुआ है उसकी जानकारी आपको आदरणीय शरद यादव जी ने दे दी है। और जो हमारा ये पोजीशन क्यों है, क्यों हम ये निर्णय लेने के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा वक्त लगेगा, इसलिए एक रिटन स्टेटमेंट भी आपको दिया गया है। आप उसको देख करके जो उसका जिक्र आदरणीय शरद जी ने किया है उसका वर्णन है। अब जो कुछ भी हम लोगों की बुनियादी बातें हैं उससे पूरे तौर पर भटकाव हो चुका है, तो दीवार पर की जो लिखावट है उसको हम न पढ़ें तो हम लोगों को गलत ठा रहे हैं। और जिस तरह से बात हो रही है उसमें, और मैं तो यही चाहूंगा कि भाई इतने दिनों तक काम किए हैं, हम तो अपनी तरफ से नीतियों पर और सिद्धांत पर हमारा ये गठबंधन जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त हो रहा है। इसका ऐलान जो उन्होंने अभी कर दिया और एनडीए के कन्वीनर पद से उन्होंने त्याग पत्र देने की भी घोषणा कर दी, लेकिन फिर भी हम लोग बिहार में साथ में काम करते रहे। इसलिए हम अपनी तरफ से कोई कटु वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालात ऐसे थे कि बिहार में किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति को बनाए रखना कुछ घंटे के लिए भी वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं था। इसलिए हमने 2 फैसला लिया है जिसकी जानकारी आपको दी। 19 जून को कॉन्फिडेंस सीख करेंगे हाउस में, हम विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे और जो बाकी दूसरा दिन मुख्यमंत्री जी मंत्रियों का जो व्यवहार रहा दफ्तर नहीं जाना और कैबिनेट में नहीं जाना, लेकिन ये तो संकेत पहले से जिस तरह से आपने कहा था कि दिसंबर तक का इंतजार करेंगे और अभी उनको कंपेन कमेटी का चेयरमैन ही नरेंद्र मोदी को बनाया गया था, तो उस सूरत में अभी ये फैसला क्यों हो गया? शरद जी ने उसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। कंपेन कमेटी के चेयरमैन पहले भी बनते रहे हैं बीजेपी में, कभी प्रमोद महाजन जी बने थे, कभी अरुण जेटली जी बने थे, लेकिन कभी उसका दृश्य कोई ताजपोशी का नहीं होता। इसलिए हर आदमी को ये कोई तकनीकी बात नहीं है, राजनीतिक बात है। परसेप्शन क्या क्रिएट हो रहा है, एक परसेप्शन पैदा होता है। हम एक राजनीतिक दल है, हमें अपनी पार्टी को भी चलाना है, हमें अपने नीति सिद्धांत के अनुरूप अपना आचरण भी रखना है। इसलिए इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है शरद जी ने और रिटन स्टेटमेंट में भी एक्सप्लेन। मुख्यमंत्री जी आपने कहा कि बाहरी ताकत है, बाहरी लोग आते रहे, बीच में आते रहे यहाँ बिहार में, इनकी वजह से बीजेपी में अंदरूनी बिहार बीजेपी के नेता निजी तौर पर किस तरह की व्यवस्था महसूस करते थे? सब आप लोग जानते हैं। नहीं मुख्यमंत्री जी, सवाल ये है कि बाहरी नेता का इंटरवेंशन ऐसा है, कॉन्फिडेंस सीख करेंगे। 19 जून को विधानसभा का विशेष सत्र होगा और हम विश्वास मत हासिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे
आज की तारीख में बस यही है। बाहरी नेता का इंटरवेंशन आपने कहा है, अरे कौन नेता है वो जो बाहरी नेता है बीजेपी के, जो यहाँ इंटरवीन करते थे और रिश्ता खराब करते थे? क्या नरेंद्र मोदी है? समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी। मुख्यमंत्री जी, क्या कांग्रेस पार्टी सेक्युलर है? क्या कांग्रेस पार्टी सेक्युलर है? आज सब चीज को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इस कांग्रेस पार्टी सेक्युलर और कम्युनिस्ट ऐसा है कि आप जो है तो ये मैंडेट मिली थी 2010 में, उसके साथ रिस्पेक्टफुल होने चाहिए। यह हास्यास्पद बात है। वो जो मैंडेट बिहार को मिला था, वो मैंडेट मिला था बिहार के लिए, न कि मैंडेट किसी और राज्य के विकास के लिए मिला। बिहार का विकास जिस पर सब अभिमान करते हैं, उस पर अब लोगों का अभिमान नहीं बचा, उस पर अभिमान नहीं बचा तो बात दूसरी है। और एनडीए का जो मैंडेट है, तो आप सबको मालूम है उस कैंपेन में कि एक व्यक्ति को नेता घोषित करके भी चुनाव लड़ा गया। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भाई बिहार का जो मैंडेट है, बिहार की जनता ने दिया है, वो बिहार के जनता दलियों और बिहार के भारतीय जनता पार्टी को मिले जुले तौर पर दिया था। बिहार की भारतीय जनता पार्टी जब तक बिहार केंद्रित रही, कोई समस्या नहीं आई। आज जब एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर हमें अलायंस में बने रहने में कठिनाई होगी, उसको लेकर आज बिहार के अंदर भी अगर वो बेचैन हो गए तो फिर हमारा कौन सहारा था? बिहार के लोगों के सहारे तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अब जब बिहार के लोगों ने ही कदम पीछे खींच लिया तो फिर हमारे सामने कोई विकल्प नहीं बचा। इस गठबंधन के टूट के लिए कौन जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री, इस गठबंधन के टूट के लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग जिम्मेवार नहीं है। इसलिए हम लोग जिम्मेवार नहीं है कि हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। हम लोगों को तो मजबूर कर दिया गया इस तरह का फैसला लेने के लिए। सबको मालूम है हमारे बेसिक कंसर्न क्या है। शरद जी ने बार बार नेशनल एजेंडा पर जोर दिया। सबको मालूम है कि हम लोगों के बुनियादी कंसर्न्स क्या हैं। आप सरकार बनाना चाहते हैं, आपको ऐसी राजनीति करनी चाहिए कि एनडीए कौन कहे, एनडीए के आगे और एलायंस मिले। कल बहुत सारे एलायंस थे, तब केंद्र में सरकार बनी थी। कोई गलतफहमी न पाले कि कोई एक पार्टी को, और एनडीए जब हम लोग थे तब भी उसको कोई पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 एमपी चाहिए, वो एनडीए से भी नहीं होता। आज तो जरूरत इस बात की थी कि एनडीए का हम फैलाव करें और अधिक से अधिक एलायंस कोशिश करें, साथ आवे। तो इसके लिए आपको विवादित मुद्दों को अलग रखते हुए ऐसी परिस्थिति पैदा करनी पड़ती जो सर्व स्वीकार्य कोई रास्ता हो। लेकिन बीजेपी ने आगे बढ़ चढ़ करके अगर कोई कदम उठाकर एक संकेत दिया है देश में, और लोग ऐसा समझते हैं कि कोई ऐसा हवा या आंधी या तूफान बह रहा है, तो मैं समझता हूं कि गलतफहमी के शिकार हैं। लेकिन खैर कोई गलतफहमी के शिकार न है, ये ऐसा सबको आजादी है। लेकिन एक पार्टी के नाते, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमारे भी कुछ बुनियादी उसूल हैं जिनके साथ हमने कोई समझौता नहीं किया है। अब ऐसी नौबत आ गई कि अब उसके साथ या तो आप समझौता करिए या फिर बाहर जाइए। तो हमने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करने का फैसला किया और इसका चाहे परिणाम जो भी हो उसकी चिंता मुझे नहीं और हमारी पार्टी को। अरे ये सब कोई बात है, हम लोगों का गुजरात में कोई समझौता है। देखिए जो बातें आप पूछ रहे हैं वो अनवरत हैं, अनंत हैं। इसलिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और सब लोगों को धन्यवाद।